नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात। नए दायित्व के लिए सीएम धामी ने दी बधाई। दोनों के बीच संगठन को सशक्त करने पर भी हुई चर्चा। सफल कार्यकाल के लिए भी दी गई शुभकामनाएं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन से मुलाकात की और इस दौरान उन्हें बधाई भी दी है। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री धामी का आज अल्मोड़ा दौरा। जन के सरकार जन के द्वार अभियान के तहत शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। ताड़ीखेत मैदान में प्रशासन गांव की ओर लगेगा शिविर। सीएम धामी करेंगे शिरकत। शिशु विद्या मंदिर ताड़ीखेत में स्कूली बच्चों संग करेंगे संवाद। वन विश्राम गृह रानीखेत पहुंचेंगे सीएम। कई संगठनों पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जन के सरकार जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री धामी भी इस दौरान शिरकत करने जा रहे हैं। देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के अगर कार्यक्रमों की बात करें तो वह अनेक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अगर कार्यक्रम की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर भी आज वो रहेंगे, जहाँ पर जो है जन कल्याणकारी और कार्यक्रम उसमें प्रतिभाग उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है सांसद खेल महोत्सव में का भी शुभारंभ जो है वो करते हुए नजर आएंगे। और देखा जाए तो आज उनके अगर महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो ताड़ीखेत मैदान में जो है जन की सरकार जन के द्वार अभियान के तहत प्रशासन गांव की ओर जो है बहुउद्देशीय शिविर जो लगा रहा है उसको लेकर के प्रतिभाग करेंगे। और उस प्रतिभाग में करने के साथ साथ वहाँ जानकारी हासिल करेंगे कि जो अधिकारी को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह इस तरह के बहुउद्देशीय शिविर जो लगाकर जो है समस्याओं का समाधान कराएं। जो लाभार्थी हैं उनको जो है इसका लाभ मिल सके, उनकी समस्याओं का समाधान जो है इस शिविर में हो सके, तो उसका पूरे जानकारी वहां पर करेंगे कि अधिकारी किस तरह की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, और जो लोग हैं जो वहां पर आ रहे हैं वो किस तरह की समस्याएं ज्यादातर लेकर सामने आ रहे हैं, किस तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके बाद शिशु विद्या मंदिर ताड़ीखेत में ही कार्यक्रम है। बच्चों में स्कूली जो बच्चे हैं उनसे संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। वन विश्राम गृह रानीखेत में भी विभिन्न संगठनों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो है आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर जो है वहां पर चर्चा की जाएगी। आखिरकार स्थानीय स्तर पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जो है जो पार्टी लेवल पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन पर भी बातचीत जो है मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। लेकिन योगेश, जिस तरह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स इस कार्यक्रम का आ रहा है? क्या लोगों के काम इस कार्यक्रम के जरिए हो पा रहे हैं? विशाल, जिस उद्देश्य से सरकार जो है जन के सरकार जन के द्वार इस अभियान के तहत जो प्रशासन के द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, उन कैंप की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर उसका सीधे तौर पर यही मकसद है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। जो है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से काफी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी निराशा हाथ लगती है। तो ऐसे में सरकार सीधे तौर पर जनता के द्वार पर जा रही है और सीधे प्रशासन न्याय पंचायतों पर बैठ रहे हैं, और वहां पर जो है किस तरह से समस्याओं का समाधान होना है इसके लिए लगातार बातचीत हो रही है। इसके लिए लगातार उन प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं वो शासन तक अवगत कराया जा रहा है। मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी पूरी जानकारी जो है समय समय पर ले रहे हैं। आज वे खुद प्रतिभाग करके वहां पर जो है लोगों से मुलाकात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ करेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्या आ रही है। तो यानी कि पूरे कार्यक्रम को 45 दिन तक चलना है। 45 दिनों में उद्देश्य रखा गया है कि लोगों को इसका लाभ मिल सके, लाभार्थियों की समस्याओं का निदान हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ हुआ अनिवार्य। राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा में भी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। छात्रों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना इसके पीछे का लक्ष्य भी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के स्कूलों में अब गीता के श्लोक का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल भी होगा, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर घोषणा भी की है। तो छात्रों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना इसके पीछे लक्ष्य भी है। महिला कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित का पहला उत्तराखंड आगमन हुआ है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका भव्य स्वागत भी किया गया। पूनम पंडित ने तमाम महिला कांग्रेस की महिलाओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है।
उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस में अपार संभावनाएं हैं। संगठन को जमीनी स्तर पर और ज़्यादा मजबूत करना, महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और कांग्रेस की विचारधाराओं को हर वर्ग तक पहुंचाना प्राथमिकता में उनकी रहेगा। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी कहा है कि पूनम पंडित का अनुभव और मार्गदर्शन उत्तराखंड महिला कांग्रेस के लिए अहम सिद्ध होगा। देखिए, जो आज का दौरा मेरा एज ए प्रभारी लगा है उत्तराखंड में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से, एक हमारी कार्यकर्ताओं की सिर्फ मीटिंग थी। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतनी सारी महिलाएं इतनी दूर दूर से कि पौड़ी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रही हैं और आने वाले समय में ये मीटिंग तय करेगी इस उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की राजनीति को, महिला कांग्रेस को जो हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, महिला कांग्रेस के साथ साथ हमें यहाँ की महिलाओं की आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। यही जो आज इस कार्यालय में उत्तराखंड के जो हमारा प्रदेश कार्यालय, जो महिलाएं बैठी हैं, ये तमाम जिलों में, ब्लॉकों में महिलाओं के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए और भी हमारी जो युवा अवस्था की बेटियां हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए यही महिलाएं आंदोलन भी करेंगी, जैसे पीछे किया था। कोई है और उत्तराखंड में महिला, सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के अलावा किसी महिला ने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई हो, जो भाजपा की महिलाएं कहती हैं कि हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे? है क्या कोई महिला कांग्रेस की भाजपा की पदाधिकारी जो कह सके कि मैंने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई है? और आज भी वो मुद्दा संसद बना हुआ है। तो ऐसे मुद्दों के लिए और बेटियों की आवाज़, उनकी शिक्षा के लिए आज वो आंदोलन करते हैं, धरने करते हैं। कहीं ना कहीं कितनी तकलीफ उनको महसूस होती हो कि आज वो पढ़ी लिखी अच्छी कलम लेके बैठे, आज यहाँ पर मनरेगा का जो मुद्दा है, बताइए क्या किया। देखिए, आज हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूनम पंडित जी, उनको महिला कांग्रेस का ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया गया है, वो यहाँ पे आई हुई हैं और आज जो मीटिंग है वो हमारा 2027 में जो इलेक्शन है उसमें महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नगर हैं, महानगर हैं, ज़िले हैं, उसकी क्या तैयारियां, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी क्या तैयारियां, और हमारा जो 70 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन करने का एक विचार है, जिसपे एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ और 70 विधानसभाओं में किस तरीके से हमने जाना है, कब से सम्मेलन शुरू करने हैं, किन इश्यूज़ पे हम लोगों ने बात करनी है, जनता के बीच में जाना है, उन सब चीज़ों को लेके एक डिस्कशन। बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई बीएसपी नेतृत्व की ओर से की गई है और कारणों में पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधियां बताई जा रही हैं। तो ऐसे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल को पार्टी से निष्कासित किया गया है और ऐसे में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित भी उनको कर दिया गया है। और खबर उत्तराखंड से है, जहां बड़कोट तहसील के अंतर्गत ठकराल पट्टी के ग्राम पंचायत कोटी गगटाड़ी में बीते देर शाम एक 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर सर्विस, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। तब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया। आगजनी की घटना में नेपाली मूल की एक 3 माह की बच्ची आग की चपेट में आने से उसकी मौत भी हो गई है। तो 2 मंजिला मकान में ये आग लगी थी और इस दौरान मौके पर फायर सर्विस और पुलिस बल भी पहुंचा और मौके पर आग को बुझाने की जद्दोजहद भी जारी रही। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 माह की बच्ची की झुलसकर इसमें मौत भी हो गई है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये आग लगी, क्या कारणों का भी पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि ये जो घटना है लगभग 7 बजे रात्रि की और तहसील बड़कोट के अंतर्गत क्षेत्र आता है और ये बताया जा रहा है कि जो घर है, घर में अचानक से जो है आग लगी है और उसमें जो एक 3 महीने की बच्ची थी उसकी जो है जो ऑन द स्पॉट जो वहीं पे मौत हो गई और जो घर में जो रखा हुआ सामान था और जो पूर्ण रूप से जलकर जो है खाक हो गया। जो
जो अन्य लोग हैं उनको जो है किसी तरह जो है ग्रामीणों द्वारा जो है बचाया गया और वो लोग सभी सुरक्षित हैं जी। लेकिन ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 3 माह की जो बच्ची थी वो भी मृत्यु हो गई है उसकी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो 3 महीने की जो बच्ची थी वो घर के अंदर थी और उसको जो है जो ग्रामीण जो लोग उसको बचा नहीं पाए थे और अचानक से 3 महीने की जो बच्ची है वो जो है उसकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौत हो गई और जो घर में जो रखा सामान था वो जो है पूर्ण रूप से जल गया और लगभग जो है लाखों का जो है नुकसान यहाँ पे होने की जो संभावना बताई जा रही है। जी और बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया राजस्व आपका टीम है वो तमाम मौके पे जानकारी साझा करने के लिए। काशीपुर की धरा पर खेल और न्याय जगत का अनूठा संगम देखने को मिला है, जहां उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन के तत्वाधान में 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का शंखनाद हुआ। इस 9 दिवसीय खेल महाकुंभ में प्रदेश की 54 टीमें काशीपुर के 4 मैदानों पर अपना कौशल दिखाएगी। आयोजन के पहले दिन कटोराताल स्थित ऐतिहासिक छावनी मैदान में भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा रहे, जिन्होंने फीता काटकर पिच पर खुद बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ भी कर दिया है। अखिल उत्तराखंड स्तर पर ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, उसके आज 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और इसकी सफल आयोजन की शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार स्थित जमालपुर सीतापुर में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता से आग पर काबू भी पाया गया। वहीं आग की चपेट में आने से घर का सारा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि डबल इंजन वाली सरकार में तेज गति से विकास कार्य हो रहा है। प्लान आयोग की हालिया रिपोर्ट पर धामित सरकार का दावा है कि अब लोग पहाड़ में रिवर्स प्लान कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने भी सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर पलायन निवारण आयोग लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग पिछले वर्ष में मजबूरी से राज्य से बाहर गए थे, वो अब सरकार की योजनाओं के माध्यम से वापस लौटकर अपने पैतृक गांव से जुड़ रहे हैं और स्वरोजगार, होम स्टे, कृषि, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्रों में अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़े, उसको लेकर हम प्रवासी पंचायत, इसका भी आयोजन प्रत्येक जनपद में करने वाले हैं, जिससे कि लोग अपने गांव से, अपने घरों से, अपने पैतृक स्थानों से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान दें। अच्छा है कि हमारे यहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है और साल भर पर्यटन अब यहाँ पर उसकी सुनिश्चित बनी रहे, उसके लिए हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में काम करने के इच्छुक लोगों और लौटकर आने वालों के लिए सरकार ने कई ठोस योजनाएं लागू की हैं। आने वाले समय में प्रत्येक जनपद में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रवासी लोग अपने गांव और घरों से जुड़कर राज्य के विकास में भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसे साल भर सक्रिय रखने के लिए शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 30 नवंबर को मन की बात के अपने कार्यक्रम में भी
हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का विस्तार से सभी देश और दुनिया के सामने रखा है। निश्चित रूप से उनके इस प्रकार से यात्रा का उल्लेख करने से पूरे देश और दुनिया के सामने हमारे राज्य का शीतकालीन जो यात्रा है या शीतकाल है वो किस प्रकार से लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, उनका आना यहाँ पर वो सभी के ध्यान में आया है। उसको हम और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जो लोग वापस लौट कर आ रहे हैं, रिवर्स पलायन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे अवसर पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के 30 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में शीतकालीन यात्रा और पर्यटन का जिक्र देश दुनिया के सामने किया। इससे राज्य की शीतकालीन पर्यटन क्षमता को नई पहचान मिली और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे रिवर्स पलायन को और मजबूती मिलेगी। इधर सरकार के रिवर्स पलायन के दावों पर विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता कई बड़े सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि आए दिन सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं, इन पे युवा ही भरोसा नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि लगातार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और गांव के गांव खाली हो गए हैं। सरकार बार बार रिवर पलायन का दावा कर रही है। 2018 से पहले भी भाजपा की सरकार ने ये बड़े दावे किए थे। आपने देखा कि सरकार के दावों पे भरोसा करके, सरकार के वादों पे भरोसा करके युवा लौटे जरूर थे। उनको जो सब्ज बाग दिखाए थे उस पर भी उन्होंने भरोसा किया था। सरकारी योजनाओं की जो बातें सरकार कर रही थी उसके लिए युवाओं ने सरकारी दफ्तरों के साल साल भर तक चक्कर काटे, एड़ियाँ रगड़ी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद युवा जो है वापस जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो अगर युवा रिवर्स पलायन कर रहा होता और ये बात सच होती तो आज युवा रोजगार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होता, कड़ाके की ठंडी रातों में जो है सड़कों पर डेरा डालने के लिए मजबूर नहीं होता। तो ये सरकार जो कहती है वो धरातल पर होता नहीं है। ये झूठे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, कागजी आंकड़े हैं। हकीकत ये है, आप युवाओं से पूछिए, युवा इस राज्य में हताश है, निराश है और पलायन करने के लिए मजबूर है। राज्य गठन से लेकर अब तक प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन ही है, जिसे लेकर आरोपों की राजनीति होती है। हाल ही के दिनों में राज्य पलायन आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि 6282 लोगों ने अपने गांव लौटकर नई आजीविका शुरू की है, जिस पर राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब देहरादून में हवा दूषित हो रही है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। देहरादून में ऐसा क्यों हो रहा है और विशेषज्ञों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण लगातार सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा है। आलम यह है कि देहरादून का AQI 290 के पार पहुंच गया है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की आबोहवा और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अपनी स्वच्छ आबोहवा के लिए पहचान रखने वाले देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गई है। बुधवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का AQI 299 दर्ज किया गया। PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM 10 का स्तर 134.11 दर्ज किया गया। वहीं केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया। CPCB ने प्रदूषण का मुख्य कारण PM 2.5 और PM 10 का बढ़ा हुआ स्तर माना है। मंगलवार को काशीपुर का AQI 128 और ऋषिकेश का 85 दर्ज किया गया था, जो सेहत के लिए बेहद अस्वस्थ है। उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफ़ी ख़राब है और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। तो 2 दिन से इसका AQI जो है वो एक तरह से वेरी पुअर में, वेरी पुअर में जा रहा है।
पर्यावरणविद डॉक्टर विजय श्रीधर के अनुसार काशीपुर और ऋषिकेश से देहरादून की स्थिति बेहद खराब है, जिसका कारण मौसम में बदलाव और हवा में स्थिरता है, जिससे रात के समय फाइन पर्टिकुलर मैटर PM 2.5 बढ़ रहा है, जिसके कारण देहरादून में AQI 200 से 300 के बीच रहने लगा है, जो बेहद खराब प्रदूषण कैटेगरी में आता है। डॉक्टर विजय श्रीधर ने कहा कि प्रदूषण बढ़ने की वजह बारिश न होना और फाइन पर्टिकुलर मैटर PM 2.5 बढ़ना है, जिसके कारण उत्तराखंड की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। जितने भी इमिशन कम कर सकें उतना जरूरी है। एक तो ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलराइज होना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे हैं, तो कुछ यदि इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी में जाते हैं तो कम होगा। दूसरा, जो अनवारंटेड बॉनफायर हैं या और बायोमास बर्निंग है, लोग कूड़ा करकट वगैरह भी जलाते हैं सर्दियों में, वो सब चीज़ें रुक जाएं, क्योंकि कई बार आसपास बायोमास बर्निंग के वीडियो भी सर्कुलेट हुए हैं, तो लोग भी कई बार नासमझी में इस तरह की काम कर रहे हैं, जिससे देहरादून की एयर पॉल्यूटेड हो रही है। वहीं ट्रैफिक, बेफजूल बॉनफायर और कूड़ा जलाने से प्रदूषण पर खासा असर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बारिश होने या तेज हवाओं के चलने से AQI नीचे आ सकता है, लेकिन अगले 1-2 दिनों तक इसकी ज्यादा संभावनाएं नहीं है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पॉल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद देहरादून की आबोहवा और भी प्रदूषित होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली के भांति उत्तराखंड के लोगों को भी प्रदूषण की मार अत्यधिक झेलनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।